गुड मॉर्निंग बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एवं बायोटेक सिद्धांत एवं प्रक्रम जो पिछली क्लास में आपके समाप्त हो गए थे। आज हम आपको उसी यूनिट के अंतर्गत अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो ये यूनिट का जो सेकेंड लेसन है आप लिख लेंगे सेकेंड यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 का लेसन सेकेंड है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी and its application। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसके उपयोग क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं द्वारा आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, जो जीव होते हैं उनके प्रयोग, सदुपयोग, औषधि का जैविक उत्पाद स्तर पर ये सब संश्लेषण किया जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी के यानी कि यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। लिखेंगे इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं द्वारा आनुवांशिक रूप से, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं द्वारा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों जैसे सूक्ष्म जीव, रूपांतरित जीवों जैसे सूक्ष्म जीव, कवक, पादप एवं जंतुओं के सदुपयोग से जैव औषधियों तथा उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जा रहा है। औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जा रहा है। मानव के लाभ हेतु विकास में खाद्य पदार्थ, जैव सुधार, ऊर्जा उत्पादन आदि पर प्रयास हो रहा है। अगली लाइन से लिखेंगे
जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं। जैव प्रौद्योगिकी के विवेचनात्मक 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं। 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं। नंबर 1 जैव उत्प्रेरक एंजाइम। नंबर 1 जैव उत्प्रेरक यानी किसे हम कहते हैं एंजाइम। जैव उत्प्रेरक जिसे हम कहते हैं एंजाइम। इसके अंतर्गत लिखेंगे उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण नंबर 2 अनुकूलतम दशाएं। अनुकूलतम दशाएं इसमें लिखेंगे एंजाइम के कार्य हेतु जैव प्रौद्योगिकी द्वारा लिखेंगे एंजाइम के कार्य हेतु जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना जैसे pH, अनुकूलता आदि। अगला है अधोगामी प्रक्रियाएं। अधोगामी प्रक्रियाएं इसमें लिखेंगे क्या लिखा आपने? अधोगामी प्रक्रिया में लिखेंगे इसमें उत्पादों प्रोटीन कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता व पुनः प्राप्ति में उपयोग करना आदि होता है। अगली हेडिंग डालेंगे, न्यू हेडिंग है आपकी। अब तो ये जो आपकी जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग थे, तो आपने ये समझ लिया कि जैव के उपयोग कैसे कैसे हो रहे हैं। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में हो रहे हैं, अनुकूलतम दशाओं के रूप में हो रहे हैं और अधोगामी प्रक्रियाओं के रूप में हो रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के
कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग लिखेंगे। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि कृषि में जैव टेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखें यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर लिखेंगे। भोजन मनुष्य की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। भोजन मनुष्य की सबसे प्रमुख आवश्यकता है तथा इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जिसके कारण खाद्य उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हो रही है। नंबर 1, पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। पादपों की उच्च प्रतिरोधकता रोधिता पादपों की उच्च प्रतिरोधकता लिखेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पादपों की ऐसी प्रजातियां विकसित की जा रही है जिनमें सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, कीटों के संक्रमण तथा मिट्टी की लवणीयता सूखा आदि को सहने या इनका प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। तो ये क्या था, पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। सेकंड हेडिंग डालेंगे पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। लिखेंगे क्लोनिंग द्वारा या पुनर्योगज डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रवेश कराकर पादपों की अनेक जातियों में वृद्धि की जा सकती है।
पादपों की अनेक प्रजातियों में वृद्धि की जा सकती है, जैसे प्याज, टमाटर, मक्का, जौ, गेहूं आदि। जैसे प्याज, टमाटर, मक्का, जौ, गेहूं आदि। हेडिंग डालेंगे अगली, पारजीनी या जीएम फसलें। इसी थर्ड है पारजीनी या जीएम फसलें। पारजीवी या जीएम फसलें। जीएम फसलें बता रहे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि पारजीवी या जीएम फसलें का मतलब है ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। लिखेंगे पारजीवी या ट्रांसजेनिक, पारजीवी या ट्रांसजेनिक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें हैं। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें हैं जिनमें विजातीय या बाहरी जीन का समावेश, जिनमें विजातीय या बाहरी जीन का समावेश, उसकी अभिव्यक्ति होती है। समावेश उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये था आपका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के। तो समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग जैव बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पादपों की क्या कर सकते हैं, उच्च प्रतिरोधकता यानी कि ऐसी कुछ किस्म तैयार करें जिसमें पादप में क्या हो, अच्छा उत्पादन हो। पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन यानी कि पादप जैसे अनुवांशिक गुण मेंडल ने दिया तो जीन प्रारूप में हम करेंगे, अच्छी पौध को ही लगाएं और जो खराब पौधे उनको नष्ट कर दें। पारजीवी या जीएम फसलें, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि ऐसी बाहरी जीन का समावेश उसकी अभिव्यक्ति होती है और ये अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें। ठीक है, तो ये था आपका जैव में कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके बाद कल हम आपके इसके अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।